गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और लूसेंट साइंस और कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी का अध्ययन करा रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाएं जैसे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी प्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको इसको पढ़ते जाना है और अच्छे से समझते जाना है और लिखते जाना है और याद करते जाना है। तो हम बढ़ते हैं आज के पहले कुटीज की तरफ। तो क्या लिखा है यहाँ कुटीज? हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी आप वर्तमान में कोरोना के हल से जूझ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग छः जो 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए। तो ये एक छोटा सा बदलाव तो है। इससे आप लोग क्या है, जो बीमारी है आपकी, वो बीमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि जो आप पहले नहाते नहीं थे, कोई कोई हाथ नहीं धोता था, वो सारे अब क्या करने लगे, हाथ धोने लगे। तो एक छोटा सा बदलाव है, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मीन्स जो कोरोना है उससे भी आपको बचाएगा, ठीक ना। और दूसरी बात, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो एक छोटा सा बदलाव का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे आज आपने 1 घंटे पढ़ाई की, रोज़ आपने एक एक घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, छोटा सा भी थोड़ी भी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, तो देखिए। तो सबसे पहले आते हैं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस बाय मुकुल सर। कौन सा अध्याय है ये? 9वां और 10वां अध्याय है कक्षा सातवीं का। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा पहले नंबर क्या मृदा देखने की मिलेगी। मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब मृदा कितने प्रकार की होती है? मृदा तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कक्षा सातवीं के अनुसार इसमें 3 प्रकार की मृदा ही बताई गई है। कौन कौन सी मृदा है? एक है कि लवणीय मृदा, एक दुमटी मृदा, एक बालू मृदा, ठीक है ना। कौन कौन सी मृदा है? लवणीय मृदा, दुमटी मृदा और बालू मृदा। बालू मृदा वो होती है जिसमें रेत पाई जाती है। दुमती मृदा वो होती है जिसमें अपन फसल वगैरह उगाते हैं। और लवणीय मृदा वह होती है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि पृथ्वी की परत जो है, पृथ्वी है, उसकी परतें कैसी पाई जाती है, देख लीजिए। तो ये सबसे पहले ह्यूमस है। ये खाद्य द्वारा पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियों द्वारा बनता है। उसके बाद इसमें जल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ मृत्तिका दिख रही है, उसके बाद यहाँ बालू दिख रहा है, उसके बाद यहाँ बजरी। बजरी मीन्स होता है रेत, ठीक ना। तो ये ऐसी पृथ्वी की परत जमी हुई है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद लिखा है कोशिकीय श्वसन। श्वसन क्या होता है? जैसे हम सांस लेते हैं तो वो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन क्या कहलाता है? सांस लेना कहलाता है। अब 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें हम वायु का प्रयोग करते हैं, और अवायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें हम वायु का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे वायवीय और अवायवीय दोनों में हम वायु का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक ना। तो एक में अवायवीय में श्वसन में वायु का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है अंतः श्वसन और स्वश्वसन। अब अंतः श्वसन क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वासन क्या कहलाता है? अंतः श्वसन क्या कहलाता है? जब हम कोई भी वायुमंडल से हम वायु को ग्रहण करते हैं, जैसे अंदर की ओर सांस लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको, अंतः श्वसन कहला रहा है। देखिए अंतः श्वसन में क्या होते हैं, फेफड़े क्या हो जाते हैं, देखिए वायु अंदर आ रही है ना अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? अंतः श्वसन कहलाता है। और डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। लेकिन जे इसमें क्या होते हैं, पसलियां बाहर की ओर, अपने सीना फूल जाता है। जब आप लोग कोई आर्मी वगैरह के मेडिकल देने गए होंगे या फिजिकल, तो उसमें कहते हैं आप अपना सीना फुलोइए। तो वो सीना फुलोते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, अपन अंतः श्वसन करते हैं। उसके बाद जो आता है उच्छ्वास श्वसन क्या कहलाता है? जब हम पूरी ऑक्सीजन या फिर जो पूरी वायु है वो अपन बाहर निकाल देते हैं। उसमें क्या होता है, अपना सीना क्या होता है, सुकड़ जाता है। और क्या होता है, उससे फिर सेंटीमीटर नाप लिया जाता है, ठीक ना। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन समझ गए। अब आता है श्वसन। तो श्वसन दर वह कहलाती है जिसमें आप जो 1 मिनट है उसमें आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? श्वसन दर कहलाता है, ठीक ना। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो क्या कहलाता है? श्वसन दर कहलाता है। उसके बाद आता है नासा। नासा समझते हो आप? ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा नासा। नासा मीन्स होता है नाक। क्या होता है नासा मीन्स? नासा मीन्स क्या होता है? नाक होता है। क्या होता है नासा मीन्स? नाक होता है। देख लीजिए, थोड़ा यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं। नासा मीन्स क्या होता है? नाक होता है। दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ ये दिख रही होगी नाक, ये क्या है? नासा है। नासा मीन्स नाक है। अब कोई बात नहीं, थोड़ा वो गिर गया था एक सामान, ठीक ना। तो नासा मीन्स होता है नाक। अब देखिए बक्ष गुहा कहाँ दिख रही है आपको? ये दिख रहा है आपको बक्ष गुहा, देख लीजिए, अच्छे से देखते जाइएगा। कोई भी चीज़ आपको वो ना हो, डाउट ना हो, इसीलिए हम दिखाते जा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे होता है बक्ष गुहा। कहाँ होता है? ये बक्ष मीन्स होता है सीना। क्या होता है? बक्ष मीन्स सीना। क्या कहलाता है? बक्ष गुहा कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है डायफ्राम। तो डायफ्राम देख लीजिए,
जो फेफड़ों के नीचे पाया जाता है डायफ्राम कहलाता है। देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है डायफ्राम का चित्र, दिख रहा है, दिखा रहा हूँ एक बार देख लीजिए। तो ये डायफ्राम इधर दिख रहा है, दिख रहा है, ये है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम है, देख लीजिए, अब दिख रहा है डायफ्राम, ये दिख रहा है इधर इस साइड, ये दिख रहा है, ये क्या है? डायफ्राम है, सफ़ेद कलर में, देख लीजिए। हाँ, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे कि इसके बाद आता है गलफड़े। क्लोन है ये, क्या है? क्लोन, क्लोन या गलफड़े। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि मछली किस चीज़ से सांस लेती है? तो किस चीज़ से सांस लेती है? गलफड़े से या क्लोम से। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा मछली, ये देखिए मछली का क्लोम बनाया गया है, दिख रहा है ये क्लोम, ये क्या कहलाता है? क्लोम कहलाता है। मछली कहाँ से सांस लेती है? क्लोम से। अब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ ये देख लीजिए कॉकरोच के शरीर के अंदर कैसे वो सांस लेता है, कैसे क्या है, देख लीजिए। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। क्या बिछा होता है? वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास प्रणाल या वातक कहलाती हैं। अर्थात कीटों में या कॉकरोचों में फेफड़े नहीं पाए जाते, इसको विशेष ध्यान रखना है। उनमें क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के श्वास प्रणाल या वातक पाए जाते हैं या श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो जब अंतःश्वसित करते हैं तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? अपने शरीर में अंतर ले जाते हैं तो 21%। जब हम छोड़ते हैं तो कितने प्रतिशत बचता है? 16.4%। इसको ध्यान रखना है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं तो कितने प्रतिशत होती है? 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड अपन अंदर लेते हैं, और उसके बाद छोड़ते कितने हैं? 4.4% अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और ये आपको दिख रहा होगा मिट्टी से बनाता हुआ एक कुम्हार है, जो अपनी मिट्टी से क्या करता है? बर्तन बनाता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंतःश्रवण दर, अंतःश्रवण दर क्या बराबर कितना होता है? जल की मात्रा बटे अंतःश्रवण अवधि, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं लूसेंट साइंस की तरफ। कि लूसेंट साइंस में हमें आखिरी में क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने आखिरी में पढ़ा था आखिरी में पढ़ा था, उसको आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं श्यानता। तो श्यानता क्या होती है? तो श्यानता किसी द्रव या गैस की परत पर, श्यानता किसी द्रव या गैस की परत पर दूसरी परत पर चलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है, उनके मध्य घर्षण बल लगता है, उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। सीधी बात यह है कि एक परत का दूसरी परत पर फिसलना क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। अब आता है किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? श्यान। कौन सा बल कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। अतः श्यानता द्रव का वह गुण है। क्या है? श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का क्या करती है? विरोध करती है। अब देखिए श्यानता पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती। क्या होता है? एक क्वेश्चन आ जाता है, श्यानता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है? श्यानता पर ताप बढ़ाने पर द्रव का श्यानता घट जाती है और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। अब आते हैं एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। कितनी होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई द्रव है ही नहीं जिसकी श्यानता शून्य हो, परंतु जल एक आदर्श द्रव के निकट है। कहाँ है जल? आदर्श द्रव के निकट है, ठीक ना। अब श्यानता गुणांक, किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। किसी द्रव की श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। श्यानता को काय द्वारा मापा जाता है? श्यानता गुणांक द्वारा। और किसी द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। अब इसका एसआई मात्रक क्या है श्यानता गुणांक का? तो इसका एसआई मात्रक है डेका पोआई या पोआइजली। इसको ध्यान रखना है, डेका पोआई या पोआइजली। इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। तो श्यानता गुणांक को क्या कहते हैं? पास्कल सेकंड भी कहते हैं। इसे प्रायः ईटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ईटा द्वारा। ईटा कैसे बनता है? ऐसे, ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा ईटा बनता है, एन एच ऐसा बनता है, ईटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देख लीजिए श्यानता गुणांक क्या कहलाता है? किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल श्यानता गुणांक कहलाता है। एफ इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? ईटा ए
dv/dx होता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या है ये? सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले जब कोई वस्तु किसी द्रव में गिरती है, किसी श्यान द्रव में गिरती है, किस द्रव में? श्यान द्रव में गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही, बेवकूफ़ी नहीं है ये, क्या है? वेग। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं? वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। अब देखिए, सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार श्यान बल एवं उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। कैसा हो जाता है? श्यान बल एवं उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। अतः उस वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का बीजीय योग, कौन सा योग? बीजीय योग। कौन सा? बीजीय। ऐसा है, बीजीय योग। कौन सा योग? बीजीय योग। कितना होता है? शून्य होता है। अतः वस्तु का त्वरण भी शून्य हो जाता है। त्वरण नहीं है, त्वरण भी शून्य हो जाता है। यह भी एक वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना। बड़ा पत्थर फेंकोगे तो ज्यादा जल्दी गिर जाएगा, छोटा पत्थर फेंकोगे तो देर में गिरेगा। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। कैसा उतरता है? पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। और बादल, जैसा आपने देखा होगा, सैनिक होता है जो जब पैरा 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 लंपिक जब करते हैं, पैरा जो करते हैं, पैरा कमांड वगैरह, वो आसमान से कूदते हैं जब, या फिर एयरफोर्स के जो सैनिक हैं आसमान से कूदते हैं, तो पैराशूट की सहायता से जब कूदते तो पहले बहुत स्पीड होती है, लेकिन जब वो एक सीमांत वेग में हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना पैराशूट खोल लेते हैं, जिससे वो उनका एक समान वेग हो जाता है, जिससे जब वो आसमान से नीचे उतारते हैं तो उनका वेग एक समान रहता है, जिससे उनको चोट ना लगती है, ठीक ना। और बादल भारत जो, अब इसके बाद बढ़ते आगे। तरल प्रवाह क्या कहलाता है? तो तरल प्रवाह क्या है? धारा रेखी प्रवाह कहलाता है तरल प्रवाह। अब देख लीजिए धारा प्रवाह क्या है, धारा रेखी प्रवाह क्या है? जब द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसका पहले वाला कण गुजरा था। जब द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसका पहले वाला कण गुजरा था, तथा उसके बाद वाला कण उसी बिंदु से गुजरने वाला है, तो द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। मीन्स जैसे अगर एक बिंदु एक रास्ते से, जैसे आप लोग एक गेट से निकल रहे हो, उसी गेट से सब निकलोगे, तो वो क्या का उदाहरण है? धारा रेखीय प्रवाह का उदाहरण है। हाँ, बढ़ते आगे की तरफ। आवर्तता का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देख लीजिए, यदि कोई असंपीड्य या अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान या अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, असमान या अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा हो, तो उसका धारा प्रवाह, धारा भी क्या कहला किसी किए हो तो नली के प्रत्येक स्थान में उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एवं द्रव के प्रवाह के वेग के गुणनफल के सदैव नियत रहता है। इसे आवर्तता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसको तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। इसका मतलब सीधा ये है, A1 बराबर A2 क्या होता है? A1 बराबर A2 अर्थात एक नियतांक होता है। अब आते हैं क्रांतिक वेग क्या कहलाता है? तो क्रांतिक वेग, यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। तो द्रव का प्रवाह कैसा होता है? धारा रेखीय प्रवाह होता है। अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसका पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब द्रव के क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। यदि द्रव का क्रांतिक वेग अधिक है तो द्रव का धारा रेखीय प्रवाह न रहकर कौन सा हो जाता है? विक्षुब्ध रेखीय प्रवाह हो जाता है। उदाहरण में बरसात में नदी नालों की गति। अब देखिए, जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतया श्यानता ईटा पर निर्भर करता है। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतया उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए
ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने के कारण भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व उसके वेग को निर्धारित करता है ठीक ना। तो अब आपको इन से जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, याद करना है, लिखना है और समझना है। जो चीज़ समझ में ना आई हो, आप उसको मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ, ठीक ना। तो आज का था ये प्यारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको उस व्यक्ति के पास शेयर अवश्य कर दें जो व्यक्ति कोचिंग नहीं जा पा रहा है। भाई वो तो थोड़ा पढ़ ले, आप लोग तो कोचिंग जा ही रहे हो ना, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।